नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम खोरठा के 9वें क्लास में उपस्थित हैं और इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो खोरठा व्याकरण था और आज भी हम लोग खोरठा व्याकरण को ही पढ़ेंगे। खोरठा व्याकरण को हम लोग ख़त्म करने का कगार में पहुंच गए हैं। इसके बाद हम लोग खोरठा साहित्य में जाएंगे। साहित्य वाला तो और मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो जितने भी वैसे विद्यार्थी हैं जो जेपीएससी या जीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें खोरठा पढ़ना है, समझना है अच्छा ढंग से, है ना, उनको आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, जानकारी पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उससे क्या होगा ना कि जितना भी और भी नया वीडियोज़ आएंगे मेरा, वो सारा आप लोग को तक आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, और एक और बात बता देना चाहूँगा कि देखिए ये चैनल अभी नया नया बना है। ठीक है, इसमें सब्सक्राइबर ज़्यादा है नहीं, पहले ही बता देते हैं हम। तो ये नहीं सोचिएगा कि ये कुछ भी नहीं है, सब्सक्राइबर भी नहीं है, वीडियो पे उतना व्यूज भी नहीं आते, तो नया नया चैनल में किसी का भी ज़्यादा व्यू नहीं मिलता है। ठीक है, लोग जानेंगे तब ना देखेंगे। तो इसी तरह से आप लोगों का काम है कि चैनल को बड़ा करना है। आप लोगों का यह काम, मेरा नहीं। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे। मेरा 1 सब्सक्राइबर रहेगा फिर भी हम पढ़ाएंगे, और 1 लाख भी हो जाएगा फिर भी पढ़ाना है। उससे ज़्यादा मेरा तो कोई काम है नहीं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अव्यय। ठीक है, इसको समझते हैं। इसके बाद कोशिश करते हैं कि आज खोरठा व्याकरण को ख़त्म ही कर दिया जाए, क्योंकि एक ही चीज़ को कितना पढ़िएगा बार बार। फिर साहित्य में जब जाएंगे तो उसमें रोज़ नया कहानी, नया कविता, लोकगीत, है ना, ये सब पढ़ेंगे। अच्छा लगेगा थोड़ा वो सब जानने में। तो अव्यय क्या है इसको देख लेते हैं। तो अव्यय जो है सो एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द मतलब जिस शब्द में किसी प्रकार का कोई विकार पैदा नहीं होता है। ठीक है, उसमें कुछ भी आप जोड़ लीजिए, उसमें लिंग, वचन, कारक, कोई चीज़ का असर नहीं होता है, उसको हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। तो अव्यय क्या है? तो ये अविकारी शब्द है। विकार का मतलब क्या होता है? देखिए, विकार आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि सपोज कि कोई एक चीज़ है, सपोज ऐसा मान लेते हैं कि एक प्लास्टिक का कोई सामान है ये। ठीक है, अब इसको आग के सामने रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा, पिचक जाएगा, है ना। तो इसको कहते हैं विकार आ जाना। विकार का अर्थ हुआ जिस आकार में वह था उस आकार से अलग हो जाना। क्लियर है? तो अव्यय जो है सो एक अविकारी शब्द है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई भी चीज से। ठीक है, मतलब जाड़ा, गर्मी, बरसात, कुछ इसमें दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको। तो इसको हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। अब अव्यय जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या नाम है? तो एक का नाम है आपका, हम खोरठा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जिस कारण से हम खोरठा जैसा ही लिख रहे हैं। ठीक है, इसको क्रिया विशेषण कहते हैं, जिसको हम लोग खोरठा में क्रिया विशेषण बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद होता है संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक। तीसरा होता है समुच्चय बोधक। ठीक है, आप लोगों को समझने में कहीं भी दिक्कत होगा थोड़ा सा भी, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा है, तो आप लोगों को एकदम अच्छा से और भी डिटेल में बताया जाएगा। वैसे हम तो कोशिश करते हैं कि जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में बता दिया जाए, चाहे ये खोरठा वाला में हो या फिर जो जेपीएससी पेपर 4 का जो हम ले रहे हैं क्लासेस, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का, उसमें हो।
दोनों भी हम अपने हिसाब से अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि जितना आसान भाषा में हो सके बच्चों को समझाया जाए। ठीक है। और चौथा जो होता है इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक है, यहाँ मेरे पास जगह नहीं, आप लोगों को पता होगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं, नहीं पता है तो फिर भी हम बता देते हैं। मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, वो जो आता है ना वाइट बोर्ड जिसको कहते हैं, या फिर स्मार्ट बोर्ड, वो मेरे पास है नहीं, क्योंकि बजट उतना नहीं है मेरे पास। ठीक है। तो साधारण सा एक टैब है जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके हम, एक एप्लीकेशन आता है ब्लैक बोर्ड के नाम से, उससे हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। ठीक है। तो जगह इसमें थोड़ा कम मिलता है लिखने का, जिस कारण से तो वो सब आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। तो चारों टाइप हम लोग को समझ में आ गया। सबसे पहला कौन है, तो क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक या संयोजक इसको कह सकते हैं। ठीक है। और एक होता है लास्ट में विस्मयादि बोधक। ठीक है। अब एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्रिया विशेषण को। ठीक है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है। तो जो भी होता है जो भी शब्द है जो क्रिया का विशेषता बतलाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे कि उदाहरण में हम लेते हैं कि गीता सूरज गावाहिक। ठीक है। या फिर हम लोग इसको हिंदी में लिखें तो गीता मीठा गाती है। ठीक है। यहीं पे हम नीचे लिख देते हैं मीठा गाती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए इसको आप ध्यान से देखिए, ये गाना क्या है, क्रिया है। उसका विशेषता क्या है, गीता जो है सो कैसा गाती है, तो उसका विशेषता वो सूरज गाती है या मधुर गाती है या मीठा गाती है। तो ये गाने का विशेषता बताया जा रहा है। गाना क्या है, तो क्रिया है, ये एक है ना, और ये क्या है, इसका विशेषता। क्लियर है। अब क्रिया विशेषण भी 4 टाइप का होता है। ठीक है। अब सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं। क्रिया विशेषण जो 4 टाइप का होता है, क्या कौन कौन सा टाइप होता है भाई, इसको देख लेते हैं, है ना। तो पहला जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग समय सूचक। समय सूचक। दूसरा जो है वो है जगह सूचक। तीसरा जो आपका हो गया स्थिति सूचक। नाम से ही पता चलता होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है ना। और एक होता है आपका तीसरा हो गया, चौथा आपका हो जाएगा रीति वाचक। ये 4 टाइप होता है। ठीक है। अब चारों टाइप को हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है, पहला जो टाइप है वो है हमारा समय सूचक। समय सूचक। ठीक है। तो जिस क्रिया से किसी समय के बारे में पता चलता है वह समय सूचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है। मतलब किसी खास समय का जिससे बोध होता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समय सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है। जिसमें आपका ये भी 3 टाइप का होता है समय सूचक। एक हो गया आपका काल बिंदु सूचक, ठीक है। इसके बाद अवधि सूचक, चौथा आपका हो गया बारंबारता सूचक,
या समय सूचक। ठीक है, हम इसको बारंबारता सूचक लिखते हैं। ठीक है, बारंबारता सूचक। क्लियर है। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम आपको पहले बताएं कि जिस क्रिया से किसी समय के बारे में पता चलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, समय सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि हम लोग लेते हैं, सबसे पहला हम लोग काल बिंदु को समझ लेते हैं, है ना, जो 3 टाइप आपको बताए। काल बिंदु ये क्या है, जैसे कि कोई काल को बताता है, कोई समय को बताता है ना। तो इसमें जो है सो किसी प्रकार का कह सकते हैं कि काल को बताया जाता है, समय को बताया जाता है। जैसे हम उदाहरण में लेते हैं, है ना, जैसे कि आज या फिर काल, है ना, या एखन या बिहान या सांझ। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है कि आज मतलब अभी, काल मतलब कल, एखन मतलब अभी हो जाएगा, है ना, बिहान मतलब सुबह और सांझ मतलब शाम। क्लियर है, इसमें काल बिंदु सूचक इसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा जो अवधि सूचक था, अवधि सूचक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार का टाइम पीरियड को दिखाया जाता है, अवधि को दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में हम लेते हैं दिन भर, दिन भर, है ना, या फिर रात भर। ठीक है, या लगातार, है ना। क्लियर है, मतलब इसमें किसी टाइम पीरियड को दिखाया जाता है। दिन भर का मतलब पूरा दिन हो गया, है ना, पूरा रात हो गया। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ जाता होगा। समझ में नहीं आता होगा तो कमेंट करिएगा, क्या दिक्कत है, इसमें बताया जाएगा फिर से। इसके बाद आता है बारंबारता सूचक। बारंबारता सूचक। ठीक है, अब इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें किसी मतलब बार बार आने का जिसको कह सकते हैं, बारंबारता मतलब क्या हुआ, रिपीटेड, रिपीट जहां पे हो रहा है। जैसे कि उदाहरण पे हम लेते हैं पैत दिन, यानी कि हर दिन हो गया, है ना। इसी तरह पैत बछर, हर साल। क्लियर है, लगातार, इस टाइप को हम लोग, ये आपका ये पैत महीना लगातार नहीं होगा उसमें। ठीक है, पैत महीना मतलब रिपीटेड है, या हर दिन। क्लियर है, जैसे कि आप रोज पढ़ते हैं, इसमें क्या हुआ, बारंबारता सूचक आया, डेली, है ना। क्लियर हो गया। तो इसका जो पहचान चिन्ह होता है, इसमें यदि हम कब लगा के क्वेश्चन पूछे तो हमको पता चल जाता है ये समय सूचक क्रिया विशेषण के बारे में। ठीक है, क्लियर है। कब, जैसे कि साधारण सा बात है, कब। अब यदि हम काल बिंदु का लेते हैं तो कल, आज, है ना। फिर कल यदि हम लोग अधिसूचना वाला में लेते हैं या अधिसूचक वाला में तो लगातार, दिन भर, है ना, इस टाइप से आपका आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद जो आपका आता है समय सूचक, क्लियर हो गया। अब आता है जगह सूचक। ठीक है, अभी भी हम लोग एडवर्ब में ही चल रहे हैं, क्रिया विशेषण में ही। ठीक है, पहला क्या था उसका, जो आपको बताए थे हम कि क्रिया विशेषण जो होता है वो 4 टाइप का होता है। पहला टाइप क्या था, समय सूचक। समय सूचक 3 टाइप का होता है, वो बता दिए। अब आता है जगह सूचक। नाम से ही पता चलता होगा क्या बताएगा, है ना, जो जिस क्रिया से
कोई जगह या कोई दिशा का बोध होता हो, है ना, उसको हम लोग जगह सूचक बोलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है स्थिति सूचक, स्थिति सूचक, और दूसरा होता है दिशा सूचक। ठीक है, तो स्थिति सूचक में उदाहरण यदि हम लेते हैं तो क्या स्थिति है, इसमें स्थिति बताया जाएगा, जैसे कि हिया या हुआ, कहाँ, जहाँ, ये सब आपका हो जाएगा स्थिति सूचक में। और दिशा सूचक में क्या होगा कि पासे, बावें, दहिने, ऊपर, ठावें, जंदे, तंदे, हिंदे, हुंदे, ये सब जो है सो क्या होगा दिशा सूचक में। ठीक है, मतलब कोई दिशा को बता रहे, जैसे कि दायां बायां, है ना, लेफ्ट राइट हो गया आपका। ठीक है, ऊपर नीचे ये भी हो सकते हैं, ऊपर बाटे या नीचू बाटे, अप मतलब अप डाउन वाला कह सकते हैं, ऊपर नीचे, इसमें भी दिशा ही बता रहे हैं ना, ऊपर का दिशा है या नीचे का दिशा है। क्लियर है, तो स्थिति सूचक समझ में आ गया और दिशा सूचक समझ में आ गया और जगह सूचक भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका यदि पहचान चिन्ह देखा जाए तो इसमें हम लोग कहाँ लगा के यदि क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर मिलने पर वो स्थिति सूचक या जगह सूचक हम लोग कहते हैं, या फिर दिशा सूचक जो कहना है। ठीक है, अब तीसरा नंबर में आता है आपका मात्रा सूचक। मात्रा सूचक, ठीक है, तो इसमें क्रिया का मात्रा या परिणाम या परिमाण जिसको कह सकते हैं वो बताने का कार्य करता है। ठीक है, ये क्या होता है, किसी चीज का क्रिया का जो है सो मात्रा बताता है ना, जैसे कि बेसी या कम, है ना, तनी या एतने, है ना, ये सब आपका इसका उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। बेसी मतलब क्या हुआ, ज्यादा, कम मतलब कम, तनी मतलब भी थोड़ा सा हो गया, इतने मतलब इतना सा। ठीक है, तो यह मात्रा को बताने का कार्य करता है। ठीक है, इसका यदि पहचान करना है, आपको जानना है, तो साधारण सा बात है, कितना लगा के इसमें क्वेश्चन करिए, आपको यदि आंसर मिल रहा है तो मात्रा सूचक है ना। अब आपका चौथा नंबर जो होता है वो रीति वाचक। ठीक है, रीति वाचक क्रिया विशेषण इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि समय, जगह, मात्रा को छोड़कर जितना भी आपका क्रिया विशेषण है वो सारे को हम लोग कहते हैं रीतिवाचक, है ना। क्लियर है, अब जैसे कि हम उदाहरण पे लेते हैं। ठीक है, अब ये भी आपका 10 टाइप का होता है। ठीक है, रीतिवाचक, एक एक करके सबका हम एक एक बताते हैं और एक दो उदाहरण के साथ आपको समझा देते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है विधि बोधक। विधि बोधक जिसको हम लोग कहते हैं उदाहरण में अचके, अचानक से, या ध्यान या ध्यान से, गते गते, कले कले, है ना, धीरे धीरे, इसको हम लोग रीतिवाचक कहेंगे या फिर विधि बोधक इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है आपका निश्चय बोधक। निश्चय बोधक, ठीक है, जिसमें किसी चीज का निश्चिंतता बताया जाता है, जैसे कि हम लोग जरूर, है ना, सच्चे, हाँ, ठीक है, यह आपका निश्चय बोधक का उदाहरण होगा, है ना। इसमें निश्चिंतता बताया जा रहा है, सच्चे वो कल आता है, निश्चित है वो कल आएगा, है ना, समझ में आया। इसके बाद होता है हेतु बोधक। एक हेतु बोधक, ठीक है, इसमें जो होता है काहे की, है ना, काहे या सैले, यह खातिर,
यह खातिर तोरा कहल लियो ना हुआ ना जियो, इस टाइप का बोलते हैं ना खोरठा में, तो ये हेतु बोधक हो गया। ठीक है, इसके बाद होता है निषेध बोधक। निषेध बोधक, इसमें क्या क्या है, इसमें किसी चीज का निषेध किया जाता है, जैसे ना या नाय या मत, ये सब आपका निषेध बोधक हो गया। और एक होता है आपका अनिश्चय बोधक। अनिश्चय बोधक, जिसमें से कंफ्यूजन जैसा होता है ना कि हो सके है ना, या शायद, प्राय, इस टाइप का इसमें आता है फुट्स। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक। ठीक है, इसका जैसे कि के या हम लोग कैसे इसमें कहते हैं। ठीक है, प्रश्न बोधक के बाद आता है स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग कहते हैं हाँ या जी या ठीक, स्वीकृति भरना हो गया। इसके बाद आपका आता है अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक। ठीक है, जिसमें से हम लोग इसका उदाहरण लेंगे तो खाली हो जाएगा, या ओ, या हम लोग इसको भी कह सकते हैं, है ना, या ही, या भैर, है ना, इस टाइप का इसका उदाहरण हुआ अवधारणा बोधक का। इसके बाद आता है आकस्मिकता बोधक। ठीक है, आकस्मिकता बोधक, इसमें से अचानक जैसे होता है ना आकस्मिक, तो इसको अचक्य खाली लिखते हैं इसमें, अचके। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट होता है आपका 10वां नंबर में, उसको बोलते हैं आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक। ठीक है, इसमें से फटाफट या फटाफट हो गया, है ना, या धड़ाधड़। ठीक है, इस टाइप का वर्ड इसमें आता है। ठीक है, तो इसका पहचान चिन्ह क्या है कि इसमें कैसे लगा कि यदि हम सवाल करते हैं तो इसमें हमको जो उत्तर मिलता है वो रीति क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो पहला मेरा जो था अव्यय का क्रिया विशेषण समाप्त हुआ, ये हमको समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरा नंबर का जो आता है आपका संबंध बोधक, इसको देखते हैं। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो जे अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के आवेग आय के वाक्य दोसर शब्द के संगे नार जोड़ या संबंध बतवे के काम करे है, वो संबंध बोधक वाक्य या अव्यय लागे। ठीक है, मतलब जो शब्द जो है, ठीक है, जो अव्यय या जो ऐसा शब्द हम क्या कहना ज़्यादा पसंद करेंगे, अव्यय ही समझिए आप, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद में आकर के उसके या संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध बताने का कार्य करता है ना, उसको हम लोग संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो कहीं कहीं इसमें कारक चिन्ह लगा होता है और कहीं कहीं बिना कारक चिन्ह का भी आपको दिखाई देता है, लेकिन जब वो वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं
तो क्या होता है कि कारक चिन्ह होने का आभास होता है, पता चलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग ठीने या बाटे या संज्ञा या और या पार, बिना, सिवाय, आगू, पीछू, ये सब इसमें वर्ड्स आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम इसका उदाहरण लेते हैं संबंध बोधक कि बापेक संज्ञा राम हाट जा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पिता के साथ राम जो है सो बाजार जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो संज्ञा ये वर्ड आया, या हिंदी में लिखते हैं साथ, है ना, ये क्या है, ये कारक चिन्ह है। बाप और राम के बीच में यह संबंध को बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना। किसके साथ जा रहा है, तो बाप के साथ जा रहा है, पिताजी के साथ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संबंध बोधक। अब जो आपको हम बताए कि कहीं कहीं इसमें तो आपका कारक चिन्ह जो है सो विजिबल है, दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, कारक चिन्ह नहीं दिखाई देता है। ठीक है ना। जैसे कि एक हम लेते हैं उदाहरण कि हमर पासे लिखते हैं, संज्ञा तो फिर बात वहीं हो जाएगा, हमारे पासे राम टड़ुआल है, या फिर कह सकते हैं इसको हम लोग हमारे पास राम आके बैठा है। ठीक है, अब जैसे कि एक और उदाहरण हम लेते हैं, इसमें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, चलिए इसमें भी पास बढ़ा ही जा रहा है के हिसाब से, बिना कारक चिन्ह वाला हम देखते हैं कि भोजन बिना भजन ठीक ना है। उदाहरण है कि भोजन बिना भजन ठीक नहीं। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए कि भोजन के बाद जो है सो कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन क्या होता है कि भोजन और भजन के बीच में यहाँ पे संबंध को बताया जा रहा है, इससे आपको आभास होता है ना। क्लियर हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। क्लियर हो गया, जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच क्या होता है, संबंध को बताने का कार्य करता है। इसके बाद आता है समुच्चय बोधक। ठीक है, तीसरा नंबर में समुच्चय बोधक। ठीक है, तो जोन अव्यय दो शब्द या दो वाक्य के जोड़े काम करे है वो समुच्चय बोधक अव्यय कहल जाए ओकरा। ठीक है, जोन सा अव्यय जो दो शब्द या दो वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है उसको हम लोग समुच्चय बोधक कहते हैं। इसमें क्या क्या है, जैसे कि आर या चाहे, है ना, या बा या मेंतुक, है ना, मंगूर, मुदा, काहे की, ताकि, हालांकि, ये सब जो है सो समुच्चय बोधक का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है। अब ये भी आपका होता है दो टाइप का, एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक।
इसको थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। पहला क्या होता है, तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसको जरा देख लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो जब दो एक के रकम के शब्द या वाक्य के जोड़े से अव्यय जो बने हैं, जो दो एक ही तरह का शब्द है ना, या एक ही वाक्य को जोड़ने से, जोड़े काम जो कहते हैं, जो संयोजन का काम करता है ना, वो शब्द को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। जैसे कि राम और श्याम दुयो भाई लागत, ठीक है। दुयो भाई लागत, है ना। उसके बाद यदि हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं, तो मोहन आयल और सोहन गेला। इसमें देखिए क्या हो रहा है, दोनों समान ही है। राम और श्याम क्या है, दोनों भाई है ना, दोनों में समानता है, ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार से होता है आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। तो जब दुई रकम वाक्य यानी मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य जोड़े के अव्यय के व्याधिकरण वाक्य कहे, ठीक है। मतलब जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, ठीक है, मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य को जब जोड़ने का काम करते हैं, जो बीच में आपका आता है, जो जिस अव्यय के द्वारा जोड़ा जाता है, उसको हम लोग व्याधिकरण अव्यय कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम यदि लेते हैं कि राम कहल कि वो बेकसूर है, ठीक है। तो यहां पे जो की शब्द है, ये क्या कर रहा है, राम कहल वो बेकसूर है, तो की जो है वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण हुआ, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है आपका आता है विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि विस्मय, जिसमें अचरज है ना, या हंसी खुशी गम घृणा प्रशंसा हो गया, करुणा हो गया, ये सब जो मनोभाव जो आता है ना, इसको व्यक्त करने के लिए जो अव्यय का यूज होता है, उसको हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि सुन के बड़ी खुशी भेल, सुन के बड़ी खुशी भेल, ये क्या है, हर्षबोधक या फिर खुशी बोधक हम लोग कह सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से यदि हम लेते हैं कि अरे कहाँ जा रहा है, इसमें क्या हुआ, संबंध बोधक हो जाएगा, है ना। बाप रे कते गड़ा है, इसमें क्या हुआ, अचरज बोधक है। तो इस टाइप से इसको हम लोग कहते हैं समुच्चय, ये आपका विस्मयादि बोधक,
ठीक है। विस्मयादि बोधक में मैक्सिमम सब में जो है सो आपको इस प्रकार का एक चिन्ह दिखाई देगा। ठीक है, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अव्यय उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं निपात को। ठीक है, तो निपात जो है क्या है, यह बल प्रदायक अव्यय होता है। ठीक है, मतलब किसी जो वैसा अव्यय जो किसी वाक्य में थोड़ा बल देने का कार्य करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। ठीक है, तो खोरठा में जो निपात है इसमें टा लगाते हैं, टी लगाते हैं, या गुला लगाते हैं, या गुलीन लगाते हैं। ठीक है, ये सब निरर्थक शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वाक्य में जब प्रयोग होता है इसका तो वाक्य में वजन बढ़ जाता है ना। अब जैसा कि हम उदाहरण के तौर पर इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि छुआटा बड़ा ठीक है, बड़ा ठीक है। तो यहां पे जो हम टा वर्ड का यूज किया, ये निरर्थक शब्द है, लेकिन इससे क्या हुआ, छुआटा, छुआ में जो है सो थोड़ा वजन लग गया, है ना। इसी प्रकार से हम लोग छुआटी बड़ी सुंदर है, तो छुआटी यदि हम बोलते हैं, जैसे कि हम छुआटी बड़ी सुंदर है। अब इसमें क्या हम किए, टी शब्द का यूज कर लिए। इससे क्या होता है कि छुआटी मतलब कोई लड़की का बात हो रहा है यहाँ पे, जो बहुत सुंदर है। क्लियर है ना, समझ में आ गया निपात भी। चलिए, तो उम्मीद है अव्यय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं उपसर्ग को। ठीक है, उपसर्ग, तो ये क्या चीज है कि यह एक शब्दांश है, शब्द का एक छोटा सा अंश है। ठीक है, जो किसी शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है। ठीक है, क्लियर है। और यदि इसको हम लोग जोड़ते हैं शुरू में तो तीन स्थिति बन सकता है। क्या क्या, तो सबसे पहला जो स्थिति होता है, शब्द कर माने में नवा गुण आ जाए, मतलब शब्द का जो रूप होता है, जो उसका मतलब होता है, उसका मीनिंग में कुछ नया गुण आ जाता है, नया चीज आ जाता है, नयापन आ जाता है। दूसरा, शब्द का जो अर्थ होता है वो पलट जाता है, विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है सो खोरठा वह उपसर्ग, खोरठा में खोरठाय भाषाएं वह उपसर्ग पावल जाए है, वो भाषा के है माने वो शब्द संस्कृत कर है, वो मतलब जिस भाषा का उपसर्ग है वही भाषा में वो प्रयोग में आता है आमतौर पर। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके आपको उपसर्ग का मतलब हम समझा देते हैं। हिंदी और खोरठा का उपसर्ग थोड़ा थोड़ा आपको बताते हैं, उम्मीद है उसे समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। तो क्या है, उपसर्ग शब्द से पहले लगने वाला एक शब्दांश है। ठीक है, चलिए जैसा कि हम लोग देखते हैं हम हिंदी का देख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, अ का मतलब क्या होता है, निषेध, है ना। अ उपसर्ग जो है सो निषेध को बताता है ना। जैसा कि हम लोग लिखते हैं अचेत। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा शब्द क्या है, चेत, उसमें हम लोग लगा दिए क्या, अचेत। चेत का अर्थ क्या होता है, सबसे पहला तो चेतना होता है, यानी कि जिसमें आप होशो हवास में होते हैं, है ना। और अ जब इसमें लगा देते हैं तो वह अचेतना वाला हिस्सा में चला जाता है, मतलब जिसमें आप होश में नहीं होते, ये आपका अ वाला हो गया।
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये जो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से और भी देख लेते हैं हिंदी का थोड़ा सा एक दो, इससे कोठा वाला समझने में ज़्यादा आसानी होगा, है ना। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं अव। अव का मतलब क्या होता है? कम। जैसे कि अवगुण, जिसमें गुण कम हो या खराब गुण हो, कम बोल सकते हैं या फिर खराब बोल सकते हैं इसको। ये क्या हो गया? उपसर्ग। क्लियर है? तो हिंदी वाला आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग खोरठा का थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, उपसर्ग प्रत्यय ये सब कुछ एकदम रॉकेट साइंस ये सब नहीं है। इसलिए आज सोच रहे हैं कि जितना भी खोरठा व्याकरण का टॉपिक्स बचा हुआ है सारा आज ही ख़त्म कर ही देते हैं, रोज रोज का झंझट नहीं रखेंगे। इसके बाद हम लोग लोक साहित्य में सीधा कूद जाएंगे। ठीक है, लोक साहित्य जो है सो आपका सीजीएल में भी काम आएगा, जेपीएससी में भी काम आएगा, दोनों में ही ठीक आएगा। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं तर। तर का मतलब क्या होता है? नीचे। खोरठा का ये आपका उपसर्ग है तर, इसका अर्थ क्या हुआ? नीचे। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? तर हाथ, मतलब हाथ का नीचे वाला, ये आपका हाथ हो गया, ये इसका नीचे वाला तर हाथ हो जाता है ना। तर गात मतलब पैर का नीचे वाला हिस्सा हो गया, है ना। इसके बाद इसी तरह से यदि पर लेते हैं तो पर का मतलब क्या होता है? पराया, है ना। जैसे कि पर हाथ, पर जायत, पर गोत्री, ऐसा बोलते हैं ना खोरठा में, मतलब दूसरे, अपने नहीं दूसरे से संबंध है उसका, है ना। हेठ का मतलब भी होता है नीचे। हेठ का मतलब भी क्या होता है? नीचे। ऐसे बोलते हैं ना, हेठ टोला, हेठ गढ़, हेठ नदी, है ना, इस टाइप से। तो ये आपका हो गया खोरठा का उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं प्रत्यय को। ठीक है, प्रत्यय को समझ लेते हैं। तो प्रत्यय जो है ये क्या होता है? यह भी एक शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे लगता है, ये अंत में लगता है। ठीक है, तो ठीक है, अब इसमें क्या है कि प्रत्यय भी दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप है प्रत्यय का? तो सबसे पहला एक होता है कृत प्रत्यय, ठीक है, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो कृत प्रत्यय जो है वो कृत प्रत्यय के मेल से बनल शब्द जो होता है वो कृदंत कहलाता है। जो कृत प्रत्यय के मेल से बनता है वो कृदंत कहलाएगा, और जो तद्धित प्रत्यय के मेल से बनता है वह तद्धित प्रत्यय या तद्धितांत कहलाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? ये इससे मेल से बनता है तो ये कहते हैं इसको हम लोग कृदंत, और इसको तद्धितांत। ठीक है, ठीक है। तो धातु यानी कि क्रिया का जो मूल रूप है, इसके बाद में जो प्रत्यय लगाया जाता है उसको हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं, है ना। कृत प्रत्यय यानी कि जोड़ लगा के, मतलब ये जो जोड़ने का जो होता है, कृत प्रत्यय को जोड़ने का 6 टाइप होता है। ठीक है, कौन कौन से टाइप है? तो सबसे पहले हम लोग कृत प्रत्यय को देख लेते हैं, उसके बाद तद्धित को देखते हैं। तो मूल क्रिया रूप में जो यानी कि धातु में जो लगाया जाता है, जो प्रत्यय लगाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है, यह 6 टाइप का होता है। तो सबसे पहला टाइप होता है कर्ता सूचक या करवैया, हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, करवैया या फिर कर्ता सूचक। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रत्यय लगावल शब्द से कोनो काम या क्रिया होने का बोध होता है। ठीक है, जैसे क्रिया हो सकता है या फिर व्यापार हो सकता है, कुछ भी, मतलब कोई काम होने का बोध होता है
उसको हम लोग क्या कहते हैं, करवैया या कर्ता सूचक प्रत्यय। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें वैया जोड़ते हैं या फिर ईयल जोड़ते हैं, है ना, या जोड़ते हैं या अक्कड़ जोड़ते हैं, ठीक है, या ओड़ा जोड़ते हैं या आकू जोड़ते हैं या निहार जोड़ सकते हैं, है ना। ये सब क्या हुआ, आपका प्रत्यय हो गया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि कर क्या है, मूल धातु इसको कह सकते हैं, है ना, क्रिया का मूल रूप है कर। अब इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, तो वैया जोड़ देते हैं, तो क्या हुआ, करवैया बन जीते, है ना, करवैया मतलब किसी काम को करने वाला, है ना। इसी प्रकार से यदि हम और भी लेते हैं, मान लीजिए कि हम पी क्या है, यह एक मूल धातु हो गया, इसमें हम अक्कड़ जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा, पियक्कड़। पियक्कड़ आमतौर पर किसको कहते हैं, जो किसी चीज को पीने वाला होता है, आमतौर पर इसको हम लोग शराब पीने वाले से गिनती करते हैं, है ना। तो यह समझ में आ गया आपको, करवैया सूचक। अब इसके बाद जो आता है वो होता है कर्म सूचक, ठीक है, कर्म सूचक, ठीक है। तो जोन कृत प्रत्यय लगाए के कर्म सूचक संज्ञा बने हैं, वो कर्म वाचक कृत प्रत्यय कहा है, ठीक है। जिस कृत प्रत्यय को लगाने के बाद क्रम सूचक संज्ञा बनता है, वह उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्म सूचक प्रत्यय। जैसे कि हम लोग, है ना, ढिसाना हो गया या ओढ़ना हो गया या ओढ़नी हो गया, ये सब आपका कर्म सूचक का उदाहरण हुआ, ठीक है। इसके बाद होता है तीसरा नंबर में करण सूचक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जोन कृत प्रत्यय लगाए के बनवल संज्ञा से काम करे साधन कर बोध होवे है, वो करण वाचक कृत प्रत्यय कहा है, ठीक है। मतलब जिस प्रत्यय से किसी काम करने का साधन के विषय में बात होता हो, पता चलता हो, उसको हम लोग करण सूचक प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, तो बेलना ले सकते हैं, ये क्या रोटी बेलने का काम में आता है, या बढ़नी ले सकते हैं, यह क्या होता है, घर को झाड़ू लगाने का काम में आता है ना, झाड़ू। या ढकनी ले सकते हैं, ये क्या होता है, किसी चीज़ को ढकने का कार्य कर सकता है। या चलनी ले सकते हैं, समझ में आया। इसके बाद आता है आपका भाव सूचक, भाव सूचक, ठीक है। तो जोन कृत प्रत्यय लगाए के भाववाचक संज्ञा बनवल जा है, ओकरा भाव सूचक कृत प्रत्यय कहल जा है। जिस कृत प्रत्यय को लगा के भाववाचक संज्ञा को बनाया जाता है, उसको हम लोग भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। उदाहरण पे हम यदि लेते हैं तो क्या क्या हो सकता है, तो लड़ाई हो सकता है। लड़ाई क्या है, एक भाव है, लड़ना, हाँ। इसके बाद आपका भुलावा हो सकता है, बुलावा हो सकता है, मनौती हो सकता है, बनावटी हो, मतलब किसी प्रकार का भाव का जब पता चलता है तो उसको भाव सूचक हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आपका आता है 5वां नंबर में गुणवाचक, क्या है, गुणवाचक। तो जोन प्रत्यय लगाए के गुणवाचक विशेषण बनवल जा है, वो गुण सूचक कृत प्रत्यय कहल जा है,
ठीक है, जिसमें मतलब जिस प्रत्यय को लगा करके हम लोग गुणवाचक विशेषण बनाते हैं उसे हम लोग गुणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण में बिकाऊ, बिक क्या है, मूल क्रिया हो गया, मूल धातु कह सकते हैं। इसमें क्या जोड़ दिए हम, काऊ, तो बिकाऊ हो गया, कोई सामान है जो बिकाऊ है। कमाऊ, टिकाऊ, इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं ना। इसके बाद आता है छठा नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग क्रियासूचक। क्रियासूचक, ठीक है। तो जौन प्रत्यय लगा के क्रियासूचक विशेषण बनवल जा है ओकरा हमने की कहिए, तो क्रियासूचक कृत प्रत्यय कहिए, है ना। जिस प्रत्यय से कोई क्रिया होने का, या फिर ऐसा कहिए कि जिस प्रत्यय को लगा करके क्रियासूचक विशेषण बनाया जाता है उसको हम लोग क्रियासूचक कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं आयत, है ना, आयत हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं आइल। अब इसमें देखिए कैसे होता है, तो जब हम मान लीजिए कि तो मिटा के पूरा लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि भर, ये क्या है, मूल धातु है, इसमें हम आयत लगाते हैं तो क्या होगा, भरहित हो जाएगा। भरहित मतलब भरना, है ना, समझ में आया। इसी प्रकार से यदि आइल लगाते हैं, मान लीजिए खा मुख्य धातु है, इसमें आइल लगा दिए तो क्या हुआ, खाइल। समझ में आया, क्लियर है। तो कृत प्रत्यय में आपको समझ में आ गया, ठीक है। प्रत्यय में कृत प्रत्यय आप लोगों को बता दिए। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो धातु छोड़ के बाकी शब्द यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण में जोड़ के जे शब्द बनवल जाए ओकरा तद्धित प्रत्यय कहल जाए, ठीक है। यानी कि धातु को छोड़ के जब हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण में जो शब्द को जोड़ के बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें भी जो होता है किस हिसाब से बनाया जाता है। तो टाइप क्या है आपका, एक हो गया संज्ञा से संज्ञा, ठीक है, या विशेषण से संज्ञा। तो एक एक करके हम लोग सबको देख लेते हैं, ठीक है। अब संज्ञा से संज्ञा बनने में जो भेद होता है, इसमें छोट सूचक यानी कि उणवाचक होता है, पेशा या जातिवाचक हो सकता है, या संबंधवाचक हो सकता है ना, भाववाचक हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग उणवाचक को देखते हैं, इसके बाद एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं, ठीक है। तो उणवाचक में क्या है, ये बड़ा से छोटा बनाने का जो प्रत्यय है उसको हम लोग उणवाचक प्रत्यय कहते हैं। इसमें क्या क्या लगता है, तो इसमें आपका यूज होता है या, ई, ला, ली, ये सब प्रत्यय इसमें लगाया जाता है। जैसे कि हम लोग देते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि माची। माची क्या होता है, बैठने का एक चीज होता है, ठीक है। इसका छोटा रूप क्या होता है, इसमें या लगा दिए हम, मचिया, है ना। एक शब्द लेते हैं खाटी। खाटी में क्या लगाना है ना, तो अइला लगा देंगे इसमें हम, तो क्या हो जाएगा, हटैला।
या खटोला इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा से छोटा, खाटी क्या हो गया, बड़ा हो गया, खटोला छोटा हो गया, माछी बड़ा साइज हो गया, मछिया उसका छोटा साइज हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलिए इसके बाद होता है पेशा या जाति सूचक प्रत्यय। पेशा या जाति सूचक, है ना। जैसे कि शब्द है सोना, इसमें हम लोग जोड़ देते हैं आर, तो क्या बन गया, सोनार, है ना, जो सोना का काम करता है। उसी तरह कुंभ, में आर जोड़ दिए हम, तो क्या हो गया, कुम्हार। समझ में आया। इसके बाद आपका आता है जोड़नार या संबंधवाचक, ठीक है। संबंध वाचक, संबंध में जैसे मामा हम लिखते हैं, इसमें एरा जोड़ दिया, क्या हो गया, ममेरा, है ना। फूफा में एरा जोड़िए तो क्या बन जाएगा, फुफेरा, है ना। इसके बाद आता है भाववाचक, ठीक है। तो भाववाचक में क्या होता है कि संज्ञा या भाववाचक संज्ञा बनने खातिर क्या क्या इसमें लगाया जाता है, तो औती, अवती हो सकता है, या आली हो सकता है ना, या फिर आहा हो सकता है, या अक्कड़ हो सकता है ना। ये सब यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग अवती का ले करते हैं, सब एक शब्द है बाप, बाप में हम जोड़ देते हैं अवती, क्या बन गया, बपौती, है ना। बपौती जमीन लगे मरुका, है ना। बपौती। उसी तरह से यदि हम पुरखा एक शब्द हुआ, ठीक है। अब इसमें हम अवती जोड़ते हैं, क्या होगा, पुरखौती, है ना। इसी प्रकार यदि आली हम लोग जोड़ते हैं तो गिदर में आली जोड़ेंगे तो गिदराली हो जाएगा, छुआ में आली जोड़ेंगे छुआली हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आहा जोड़ेंगे तो भूत में भूत, आहा जोड़ देंगे तो भूताहा हो जाएगा, है ना। इस टाइप से आपका ये आपका भाववाचक आया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे और भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अक्कड़ को जोड़ते हैं हम लोग, अक्कड़, इसमें क्या हो गया, पी में हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पियक्कड़, पियक्कड़ हो गया। घूम में जोड़ेंगे तो घूमक्कड़ हो जाएगा, भूल में जोड़ेंगे तो भूलक्कड़ हो जाएगा, भूज में जोड़ेंगे तो भुजक्कड़ हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से एक आपका आया गर, ये क्या है, विशेषण शब्द गर प्रत्यय लगा के भाववाचक संज्ञा बनवल जाए। जैसे कि हम लोग साहस में गर जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, साहसगर, है ना। उसी तरह बुद्धि में गर जोड़िए तो बुद्धगर हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से एक और शब्द है आपका या, गांव में जोड़िए क्या बन जाएगा, गवैया, मतलब गांव के वासी, है ना। क्लियर है। अब विशेषण से संज्ञा बनवे जहाँ में गुणवाचक में आइल प्रत्यय जोड़ के गुणवाचक बनवल जाए। सुंदर में सुंदराइल हो जाएगा, चिकन में चिकनाइल हो जाएगा, है ना। सुख में आइल जोड़ देंगे सुखाइल हो जाएगा। जगह सूचक में इया प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रामगढ़ में जो इया जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रामगढ़िया हो जाएगा, गवैया हो जाएगा, है ना। तो ये सब आपका प्रत्यय हुआ। तो प्रत्यय हो गया खत्म।
इसके बाद आता है शब्द का रूप। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे ना कि PDF जो है सो टेलीग्राम में डाल देंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत बड़ा कुछ चीज़ नहीं है ना। चलिए, देख रहे हैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है सो बाकी जो बचा है उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।